नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस, जो कि देश और दुनिया की उन तमाम खबरों को आपके साथ समेट कर लेकर आता है जो कि परीक्षा उपयोगी हैं और जिनका एनालिसिस आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत आज के मोटिवेशन से, और मोटिवेशन है कि अवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। साथियों, अक्सर यह वाली लाइन विद्यार्थियों के जीवन में बहुत मायने रखती है, विशेष रूप से जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं कि साहब मेरे जीवन में मैंने गिव अप नहीं किया, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और लगे रहना ही सफलता का नाम है। मैं अक्सर विद्यार्थियों को इस लाइन में एक एडिशनल लाइन जोड़कर पढ़ाता हूं और बोलता हूं कि लगे रहना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर सेम ही टाइप की मिस्टेक बार बार दोहरा रहे हैं तो रीथिंक करिए फिर से अपने आप को दोबारा से तैयार करने के से पूर्व कि मैं अगर सेम नंबर दोबारा पा रहा हूं, सेम तरह की गलती दोबारा दोहरा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, और जब तक मैंने कुछ ऐड नहीं किया है मेरी प्रिपरेशन सही दिशा में नहीं जा रही है। यह विषय वस्तु आपके दिमाग में रहे और इसी संकल्प के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे बड़ी खबर यह है कि जैसे ही भारत के अंदर 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपूर्ण हुए, उसके बाद तो समझ में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों की झड़ी सी लगी हुई है। फिर चाहे ब्रिटेन के अंदर हो चुके हों प्रधानमंत्री के चुनाव जो कि समय से पूर्व करा लिए गए, राष्ट्रपति की डिबेट जो कि नियत समय पर ही हो रही है, चुनाव भी अमेरिका के अंदर राइट समय पर चल रहे हैं, ठीक इसी क्रम में चलते चलते अब नाम आ रहा है ईरान का। साथियों, आज से पूर्व यानी कि अपन जिस समय आज इस सेशन को कर रहे हैं, इससे पूर्व ईरान अपने यहां नए राष्ट्रपति के लिए वोट दे चुका है। अच्छा, ईरान के अंदर नए राष्ट्रपति के लिए वोट हो चुका है, ये कितनी खबर मायने रखती है इसको आप इस तरह से समझिए कि ईरान दुनिया को हैरान कर चुका है एक घटना से, और वो घटना क्या थी? राइसी की मौत। अगर आपको ध्यान हो तो राइसी की अजरबैजान बॉर्डर के पास ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई थी, हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई थी जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। उनके राष्ट्रपति के मरने के लेकर अब तक वहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति चल रहे थे। अब वहां पर नए राष्ट्रपति का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। जानकर आश्चर्य करेंगे, जो नए राष्ट्रपति बन के आए ना, ये हार्ड लाइनर नहीं है। हार्ड लाइनर नहीं है से मतलब इस तरह से समझिए कि इनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वेस्ट है, यानी पश्चिमी देशों की तरफ इनका झुकाव है और ये चाहते हैं कि पश्चिम के साथ संबंध इनके अच्छे हों, नंबर एक। और दूसरा, जिस हिजाब के चलते पूरा ईरान सुर्खियों में था, उस हिजाब को लेकर के भी इनका रवैया नर्म है और इनका कहना है कि ये हिजाब को मैंडेटरी नहीं छोड़ेंगे, उसके बिना ही, यानी कि जिसको हिजाब चाहिए वो हिजाब पहने, जिसको नहीं पहनना है वो अपनी मर्जी से उसका त्याग कर सकता है। ये दो तरह के प्रचार करके ये चुनावों में आते हैं, चुनाव जीतते हैं और राष्ट्रपति पद पर अब आसीन होने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर के ईरान के अंदर राष्ट्रपति चुनाव इस घटना से प्रेरित थे जहां पर ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनकी मौत हुई थी। ठीक है ना, ईरानियन राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश से मौत हुई थी, जिसके साथ साथ उनके कई और मंत्री साथी भी इसमें मारे गए थे। इजराइल और अमेरिका का नाम आया था। हालांकि इजराइल ने साफ मना किया था कि भाई इस हरकत के पीछे हम नहीं हैं, चूंकि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया था तो यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव हुए और रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट मसूद पेजेश्कियान ये फिलहाल के लिए ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। तो यानी ईरान को भी अब नया राष्ट्रपति मिल गया। तो अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान को अपना नया राष्ट्रपति मिल गया है जिनका नाम है मसूद पेजेश्कियान। तो आप इनका नाम जो भी फर्स्ट नेम याद रखें तो फर्स्ट नेम मसूद याद रखें या पेजेश्कियान याद रखें, जो भी नाम याद रखें, ये ईरान के अब नए राष्ट्रपति होने वाले हैं। आप जानते हैं कि ईरान अमेरिका विरोध के चलते बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है। साथ ही साथ ईरान अपने अंतर्गत जो देशी मुद्दे हैं, आंतरिक मुद्दे हैं, जिनमें हिजाब अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के भी सुर्खियों में रहा है। लेकिन इसका कहना कि मैं रिफॉर्मिस्ट हूं, मैं ऐसा रिफॉर्म लेकर आऊंगा कि किसी को हेड स्कार्फ लगाना है तो लगाए, अगर नहीं लगाना है तो वो खुद के तरीके से रह सकता है। तो बड़ा सवाल यह है कि नए आए हुए रिफॉर्मिस्ट भारत के प्रति मुश्किल पैदा करेंगे या भारत के साथ सहूलियत रखेंगे? क्यों यह सवाल किया जा रहा है? क्योंकि अगर वेस्ट की तरफ झुकाव है तो ईरान और रशिया और भारत का तीनों का एक नया इन दिनों प्रेम उमड़ रहा है, जिसके चलते भारत नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो इंटरनेशनल कॉरिडोर है उसके तहत व्यापार कर रहा है। तो क्या इनका रशिया के इनका वेस्ट के प्रति झुकाव भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? सारी बातें आज के सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए ईरान में ये तो कार्यवाहक बन के चला रहे हैं और आप तो सब कुछ हैं ही ईरान के। खमेनेई साहब यानी कि सुप्रीम कमांडर, इनकी भी चर्चा आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो देखिए, एक एक करके
सारी बातें समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं ईरान में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक ये ना पता हो उसके बिना मेरी पूरी कहानी आपके लिए व्यर्थ हो जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में समझने का प्रयास कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से चल रहे हैं ताकि आप भारत के कंपैरिजन में चीजें समझ सकें। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली है, भारत की जो संसद है उसको अपन पार्लियामेंट को संसद कह रहे हैं ना, ऐसे ही ईरान की जो संसद है उसको मजलिस कहते हैं। भारत के अंदर संसद के 2 सदन हैं और संसद का हिस्सा है राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन में निम्न सदन का नाम, निचले सदन का नाम लोकसभा है और उच्चले सदन का नाम, उच्च सदन का नाम राज्यसभा है। निचले सदन में 543 मेंबर होते हैं और ऊपर के सदन में 243 मेंबर होते हैं, प्लस राष्ट्रपति होता है। कुल तीनों मिलकर के संसद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये तो हो गया संसद की व्यवस्था। अब पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसद ही है, साथ में राष्ट्रपति बैठा हुआ है। राष्ट्रपति का मतलब यह है कि राष्ट्रपति हमारे देश का निर्वाचित प्रतिनिधि है, तो हम रिपब्लिक कंट्री हैं। चलिए ठीक है, अब ईरान पर चलते हैं। जैसे अपने यहां राष्ट्रपति है, ऐसे ईरान में राष्ट्रपति पद पर तो है लेकिन इतना पावरफुल नहीं है। कितना पावरफुल नहीं है? जितना यहां पर खैमनेई साहब हैं। अब ये कौन है? अयातुल्ला खैमनेई। ये साथियों यहां के सुप्रीम लीडर हैं। सुप्रीम लीडर से मतलब ये समझिए कि ये यहां की कोर्ट से भी ऊपर हैं, यहां की संसद से भी ऊपर हैं, यहां के राष्ट्रपति से भी ऊपर हैं। यानी कि जितने भी काम ईरान में हो रहे हैं वो असल में सब इनकी सरपरस्ती में हो रहे हैं। ये चाहते हैं वैसा होता है। ये क्या चाहते हैं? असल में ये शिया मुस्लिम हैं और ये चाहते हैं कि ईरान शियाइट को फॉलो करते हुए चले। ईरान में जो भी नेता आए वो शिया धर्म से ना डिगे, यानी उसकी थॉट में हमेशा शिया धर्म और रिलीजियस थॉट्स रहें, तब जाकर के वो देश के पद पर बैठे। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि इनके द्वारा तय किया जाता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इनके पास इतना समय नहीं है। इन्होंने बढ़िया मैनेजमेंट स्थापित किया हुआ है। क्या मैनेजमेंट स्थापित किया हुआ है? इन्होंने अपने स्तर पर एक 12 मेंबर की गार्जियन काउंसिल चुनी हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने अपने स्तर पर एक गार्जियन काउंसिल चुनी हुई है जिसमें 12 लोग हैं। अब मैंने कहा चुनी हुई है, अब ये आधा करेक्ट है। आधा करेक्ट क्यों है? 6 लोगों को तो गार्जियन काउंसिल में आप खुद अपनी तरफ से नॉमिनेट करते हैं, बाकी जो 6 हैं उनको इनकी मजलिस के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन उस पर भी इनकी सहमति होना आवश्यक है। यानी कि अपनी तरफ से काम करने के लिए, जैसे महाराज हुए तो महाराज की एक काउंसिल होती है, जैसे कहा गया भाई नवरत्न है अकबर के, बिल्कुल वैसे ही इनकी एक 12 मेंबर की गार्जियन ऑफ काउंसिल है, काउंसिल ऑफ गार्जियन है। काउंसिल ऑफ गार्जियन तय करती है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति कौन बनेगा कौन नहीं ये तो सेकेंडरी बात है, लेकिन चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है, जनता के सामने कौन जा सकता है, उसकी टेस्टिंग करती है काउंसिल, गार्जियन ऑफ काउंसिल, जिसको कौन बनाए हैं? खैमनेई बनाए हैं। अर्थात जनता के सामने यह व्यक्ति अगर पेश हुआ तो क्या इसे धर्म की शिक्षा है, क्या इसे रिलीजियस प्रीचिंग्स आती हैं? यदि इसे आती हैं तो ही जाकर के ये चुनाव में उतरे। तो पहली बात समझ में आई, यानी कि आज जो व्यक्ति मसूद जो जीतकर चुनाव आए हैं वो प्रोफेशनल डॉक्टर तो हैं, साथ में वो कुरान की टीचिंग्स भी देते हैं, यानी रिलीजियसली भी वो उतने ही एक्टिव हैं और समाज के लिए उनकी जो इमेज है वो एक शिया मुस्लिम एक्टिविस्ट के रूप में है। अर्थात इनके द्वारा ऐसी टीम सेलेक्ट की जाती है। नंबर 1 हुई। अच्छा साहब, अब शासन कैसे चलता है फिर इनके यहां पे? उस 12 मेंबर की टीम के द्वारा 6 उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया गया कि तुम जाके चुनाव लड़ सकते हो, जनता से वोट मांग सकते हो। हमने ये चेक कर लिया कि तुम्हारे अंदर धर्म का गुण है कि नहीं है। अगर तुम में से 6 के अंदर 6 जितने भी लोग उम्मीदवार योग्य पाते हैं ये उनको सेलेक्ट कर देते हैं। 6 पाए थे इन्होंने। गार्जियन ऑफ काउंसिल ऑफ गार्जियन ने अपने में से 6 नहीं, जो उम्मीदवार आए कि सर हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उनमें से 6 को पास किया कि हाँ तुमको ये नॉलेज है, जाओ तुम अब जाके चुनाव लड़ो, जनता से वोट मांगो। चुनाव हुआ तो चुनाव में लगभग 3 करोड़ वोटर्स ने वोट दिया। पहली बार जब चुनाव हुआ, प्रथम चरण का जब मतदान हुआ, अच्छा अपने देश में क्या होता है? अपने देश में अपन एमपी चुनते हैं। एमपी चुनने के बाद जो एमपी हैं वो अपने में से किसी एक को पीएम बनाते हैं। इनके यहां ऐसा नहीं होता है। इनके यहां पर एमपी नहीं, डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए वोट देती है जनता। डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए वोट देती है, लेकिन उसके पास में मेजॉरिटी ऑफ वोट होना जरूरी है, 50% से ऊपर वोट होना जरूरी है। नहीं हुआ तो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो प्रथम चरण के मतदान में जो मसूद नाम के व्यक्ति हैं जो फिलहाल जीत के आए हैं, इनको प्रथम चरण में पूर्ण बहुमत नहीं मिला।
फिर ये दोबारा चुनाव में पार्टिसिपेट किए, तब जाकर के इन्हें, यानी प्रथम राउंड के अंदर जो टॉप 2 उम्मीदवार रहे, फिर उन्हीं को लास्ट में लड़ाया गया सेकंड राउंड में जो प्रथम बार वाले हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। मसूद और उनके अपोजिशन में थे जलीली, वो चुनाव हार जाते हैं। वो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट थे तो वो चुनाव हार जाते हैं। अच्छा, अब जब राष्ट्रपति ये बने हैं, इन्होंने जनता को वादा किया, क्या वादा किया कि देखो मैं चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मैं देश में कुछ रिफॉर्म लाना चाहता हूं। जैसे महिलाओं के खिलाफ जो हो रही हिंसा है, जिसको मोरल पुलिसिंग के द्वारा किया गया था राइसी के टाइम पर, अगर आपको यदि याद हो तो एक केस बहुत प्रचलित हुआ था जिसमें ईरान के अंदर महिलाओं को, हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं को मोरल पुलिसिंग के द्वारा पीटा गया, मारा गया, फांसी दे दी गई, प्रताड़ित किया गया। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने साफ कहा कि मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि महिलाओं को इसका आज़ादी मिले कि वो अपनी मर्जी से सोचें कि उन्हें क्या करना है। तो ये रिफॉर्मिस्ट हैं। इनकी इस बात को सुनकर जनता इनके साथ आई है। ये साथ में ये वादा भी करके आए हैं कि अगर मैंने जो वादा किया अगर वो पूरा नहीं कर पाया तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये कह करके अभी जो नए वाले व्यक्ति हैं वो चुनाव लड़ करके जीते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन सिस्टम होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या इनके यहाँ पार्लियामेंट नहीं होती? क्या होती है ना, मजलिस होती है। इसके अलावा क्या इनके यहाँ संसद में जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे इनके नहीं होती है? क्या होती है? उसके अलग से चुनाव होते हैं। उनके यहां पर 290, जैसे अपने यहां पर लोकसभा में सांसद हैं, ऐसे इनके यहां मजलिस में सांसद होते हैं, पार्लियामेंट में। ठीक है, क्या इनके यहां अपोजिशन नहीं होता है? क्या नहीं, इनके यहां अपोजिशन नहीं होता है, यानी कि सिंगल पार्टी शासन है, पार्टी है ही नहीं हो, कहिए आप। ये वो 6 उम्मीदवार हैं जिनको कि काउंसिल ऑफ गार्जियन ने सेलेक्ट किया था कि तुम जाओ और वोट मांगो, यानी कि एक सिंगल यूनिट है जो पास करती है कि तुम जाके जनता से अपने बारे में वोट मांगो। यहां पक्ष विपक्ष नहीं होते, सत्ता पक्ष ही है जो कुछ भी है। नंबर 1। नंबर दूसरा, इनमें से किसी को चुनना है तो चुन लो। 290 लोग जो पार्लियामेंट के हैं, अगर वो कोई कानून पास करें तो उस कानून को एक और काउंसिल है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स। एक तो था काउंसिल ऑफ गार्जियन काउंसिल हो गया, एक है काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स जिसमें 88 मेंबर होते हैं, लेकिन वर्तमान में 86 मेंबर हैं। तो आप अब पूरी व्यवस्था जो थोड़ी सी अटपटी है उसको समझ चुके होंगे। सबसे टॉप पर बैठा व्यक्ति है खैमनेई, जो कि सुप्रीम लीडर है। उसने क्या बना दिया, 12 लोगों की अपनी काउंसिल ऑफ गार्जियन बना दी, जो क्या चेक करेगी कि क्या ये लोग इस योग्य हैं कि चुनाव लड़ सकें। तो उसने 6 लोगों को अपने में से सेलेक्ट किया। ठीक है, वर्तमान में ये जो दिख रहे हैं ना आपको, यही राष्ट्रपति बनकर आए हैं। तो एक प्रकार से अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, ये राष्ट्रपति बनकर आए हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ गार्जियन ने पहले इनको अपनी तरफ से सेलेक्ट कर दिया था कि हाँ ठीक है, तुम 6 उन लोगों में शामिल हो जो जनता से वोट मांग सकते हैं। ठीक है, ये चुनाव लड़े और इनके साथ में जलीली, ये जो दूसरे नंबर के हैं ना, ये वाले, ये दोनों अपने आप में आखिर तक चले, यानी कि प्रथम चरण का जब चुनाव खत्म हुआ तब ये दोनों तक टिके हुए थे, लेकिन किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं था जब तक 6 लोग थे। तो फिर सेकंड राउंड का चुनाव हुआ जिसमें ये विजेता घोषित हुए। अच्छा, तो खैमनेई समझ लिया हमने, खैमने की काउंसिल ऑफ गार्जियन समझ लिया। काउंसिल ऑफ गार्जियंस के बाद में काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स है। काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में कहा जाता है कि वो तय करती है कि कौन सा मामला देश के हित में है। अगर कोई भी मामला काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स ने पास कर दिया कि हाँ साहब हम ये बात मानते हैं, यूनानिमसली अगर काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स ये डिसाइड कर लें कि खैमनेई को ही पद से हटाना है तो ही खैमनेई हट सकते हैं, अदरवाइज नहीं हट सकते। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, तो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स में जो 86 लोग हैं, क्या वो खैमनेई को हटा सकते हैं, सुप्रीम लीडर को हटा सकते हैं? तो कहा जाता है कि नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? मतलब ऑन पेपर तो कह दिया कि काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट चाहे तो वो हट जाएंगे, लेकिन रियलिटी में वो नहीं हट सकते। क्यों? काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट में जो लोग शामिल हुए ना, वो काउंसिल ऑफ गार्जियन से गए हैं। काउंसिल ऑफ गार्जियन ने पास किया तब जाकर वो उसमें पहुंचे। तो काउंसिल ऑफ गार्जियन नहीं कर सकती क्या ऐसा कि ऐसे लोगों को शामिल कर ले? नहीं कर सकती। क्यों? काउंसिल ऑफ गार्जियन में जो 6 लोग हैं कुल 12 में से, उनमें से 6 लोग तो डायरेक्ट खैमनेई ने अपने बिठाए हुए हैं कि तुम मेरे आदमी हो। 6 लोग जो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट से यहां पहुंचे हुए हैं, वो लोग फिर अपने खिलाफ किसी आदमी को कैसे आने देंगे? यानी कि पूरा खैमनेई ने अपने लिए ताना बाना बुना हुआ है। कुल मिलाकर यह समझिए कि ईरान में जो कुछ भी हैं वो धार्मिक लीडर, सुप्रीम लीडर खैमनेई हैं, बाकी तो फिर जनता को अंगेज करने के लिए किए गए काम हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको यह समझ में आ जाए। तो ये आप सबसे महान धार्मिक नेता हैं ईरान के, यही सब कुछ डिसाइड करते हैं, इन्हीं के इशारों पर पूरा ईरान चलता है। इन्हीं के ही मतलब बहुत करीबी थे जो रईसी थे, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में चले गए। उसके बाद में अब यहां पर चुनाव होता है और नए राष्ट्रपति बनकर आते हैं। अब न्यूज बनती है इनके बारे में कि
रिफॉर्मिस्ट लॉ मेकर मसूद पेजेश्कियन ईरान के प्रेसिडेंट बन चुके हैं या प्रेसिडेंशियल वोट चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने 30 लाख वोटों से जलीली को हराया, 3 करोड़ वोटों ने मतदान किया। ये सारी बातें इसके अंदर बन गई। कुल आबादी जो है ना वो ईरान की लगभग 8.25 करोड़ के आसपास आबादी है और इस तरह के यहां पर नंबर्स निकल करके आए। पहले चरण में ये सब बातें अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है साहब, यहां तक सारी बातें हो गई, सारी बातें मैंने आपको समझा दी, 290 नंबर की सीटें भी समझा दी। अच्छा, इनके बारे में इतिहास बताते हैं कि इनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी, उसके बाद आप राजनीति के अंदर एंट्री किए थे। आप पहले भी राजनीति में रह चुके हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं। इनके द्वारा मतलब ये थोड़े से मॉडरेट इसलिए माने जाते हैं कि सलमान रुश्दी करके एक इंडियन ओरिजिन के पत्रकार थे जिन्होंने कभी बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी इस्लाम को लेकर के, तो उनके खिलाफ ईरान में फतवा जारी हुआ था। उस फतवे को हटवाने वाले लोगों में ये थे। तो ये माना जाता है कि ये थोड़े से मॉडर्न ख्यालातों के हैं, यानी कि लोगों को मानवता की दृष्टि से ट्रीट करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको रिफॉर्मिस्ट नाम से जाना जा रहा है। ठीक है साहब, तो फिलहाल यहां पर चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद में यहां के चुनाव परिणाम इस बात की उम्मीद लेकर आते हैं कि यहां पर आने वाले समय में महिलाओं को हिजाब से मुक्ति मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि असल में ईरान के अंदर एक नियम बनाया हुआ है, जिसका अर्थ ईरान का अंदर एक नियम बनाया हुआ है कि अगर कोई महिला सार्वजनिक स्थान पर बिना हिजाब यानी कि बिना हैंड स्कार्फ रखे हुए बाहर निकलती है तो फिर उसको रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था है और वो पुलिस उसके साथ में पनिशमेंट दे सकती है। उस पुलिस का नाम यहाँ पर मॉरलिटी पुलिस किया हुआ है और ये जो मॉरलिटी पुलिस है ना, ये मॉरलिटी पुलिस प्रॉपर तरीके से गश्त ए इरशाद नाम से एक प्रकार की पुलिसिंग करती है और उसका अर्थ ये है कि ये पूरी तैयारी करेगी कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिसकी वजह से इस्लामिक मान्यताओं को चुनौती मिल रही है तो उन्हें यह पनिशमेंट देगी। जब इनके देश में कुछ ऐसा ही हुआ तो महसा अमीनी नाम की एक महिला जो कि आज से 2 साल पहले उसने स्कार्फ को आधा बांध करके रखा हुआ था। इस तरह से इसके स्कार्फ के बांधे होने पर मोरल पुलिसिंग के द्वारा जब इसे जबरन पूरा सिर बांधने के लिए कहा गया तो इसने कहा कि ये मेरी खुद की पसंद होनी चाहिए। इसकी इस तरह की बहस ने ईरान में एक माहौल पैदा किया, बहुत सी महिलाएं इसके समर्थन में आने लगी, पुलिस ने इसको मारा पीटा और इसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इसके चलते ईरान में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए, इतने प्रोटेस्ट हुए कि उस प्रोटेस्ट के परिणाम स्वरूप अमेरिका जैसे देशों में एक बड़ा मुद्दा बन गया। इस प्रोटेस्ट में यह कहा गया कि कोई महिला और महिलाओं ने अपने हैंड स्कार्फ उतार के फेंक दिए, जला दिए, अपने स्कार्फ जला दिए और महिलाओं ने यह कहा कि महसा अमीनी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए मारी गई है। हालांकि ईरान ने अपनी तरफ से बहुत सख्तियां बरती, ऐसे एआई सेंसिटिव कैमरे लगा दिए कि अगर कोई महिला हिजाब में नहीं है या फिर उसने स्कार्फ नहीं पहना हुआ है तो उन्हें पुलिस कैमरे से ही ट्रैक करके निकाल ले रही थी। हालात ये हुए कि अमेरिका और इनके बीच में काफी ज्यादा इस बात को लेकर के भी टकराव हुआ कि आप महिलाओं के साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए कि आप ऐसा क्यों कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, ईरान ने अल्टीमेटली अपने इस नियम के चलते लगभग 229 लोगों को फांसी पर लटका दिया जो कि हिजाब नहीं पहन रहे थे। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मात्र 1 साल पुरानी बात है, मतलब 7 महीने पहले पुरानी बात है, आप इससे अंदाजा लगाइए। ठीक है ना। और कम से कम 500 सिविलियंस मारे गए थे इस पूरी घटना में। हालात ये हुए कि ईरान से पढ़ी लिखी महिलाओं ने देश छोड़ना शुरू कर दिया। 15,000 से अधिक महिलाएं दूसरे देशों में जाने की अर्जियां लगा दी कि हम इस देश में नहीं रह सकते। आप इसका अंदाजा लगाइए कि जब रईसी मरे थे ना, जब इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो ईरान में पटाखे चलाए गए थे। ईरान में कई जगह ऐसी थी जहां पर क्रैकर्स चलाए गए थे क्योंकि ये व्यक्ति बहुत सख्त मिजाज के माने जाते थे हिजाब को लेकर के, स्कार्फ को लेकर के। अब जब वो स्कार्फ की बात के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा तो इन्होंने साफ साफ अपनी तरफ से ये कहा कि मैं इसे आपकी इच्छा पर छोड़ूंगा। तो इस बात से बहुत सी महिलाएं इनके साथ कनेक्ट हो गई और ऐसी स्थिति में महिलाएं जो है वो आगे आई वोट देने के लिए और चुनाव प्रचारों में बाकायदा स्कार्फ उतार करके उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरा, चूंकि हिजाब को उतारना जिसमें अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, ऐसी स्थिति में अमेरिका के साथ इनके संबंधों को बहुत ही लाइट माना जाएगा। मतलब यह कहा जाएगा कि ये रिफॉर्म करेंगे और रिश्ते सुधारेंगे। इस तरह के इन्होंने अपनी तरफ से पहले भी काफी वादे किए हैं। ठीक है साहब। तो पूरी दुनिया, खैर अब बड़ा सवाल यह है कि साहब ऐसी स्थिति में तो ईरान का अब इजराइल के प्रति क्या रवैया रहेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा खैमनेई जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन कुछ मामलों में ये राष्ट्रपति के पास भी काम दे देते हैं कि बेटा तुम भी करो अपने स्थान पर। तभी तो ईरान के राष्ट्रपति के चुनाव को
अमेरिका कहता है कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जनता जिस व्यक्ति को चुन रही है उसके पास कंप्लीट पावर नहीं है। कंप्लीट पावर तो एक धार्मिक नेता के पास है, वो देश चला रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका इन चुनावों को अपने द्वारा एंडोर्स नहीं करता है। लेकिन फिर भी ईरान में जो व्यवस्था 1979 से चली आ रही है, उसी व्यवस्था के तहत नए राष्ट्रपति बनकर आ चुके हैं। बड़ा सवाल भारत के प्रति क्या रवैया रहेगा। मैंने फिर से ही कहा, रईसी जो खैमनेई के समर्थक थे, उनके द्वारा भी भारत के साथ अच्छे संबंध रखे गए। वर्तमान में भी खैमनेई का ही व्यक्ति बनकर आया है, यानी कि धार्मिक नेता के ही बैठाया हुआ व्यक्ति है। तो निश्चित ही भारत के साथ संबंधों पर कोई भी कड़वाहट नहीं आएगी। जैसे ईरान के साथ भारत के रिलेशन पहले रहे हैं, वहां पर असल में तो खैमनेई की सत्ता चल रही है, तो आगे भी वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा। भारत की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट गए थे हमारे, जब रईसी की मौत हुई थी तब उस समय पर। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई हो। अगर जानकारी समझ में आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देख लिया है तो लाइक कर दें। और हाँ, जिन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट कोर्स लेना है तो अपनी पाठशाला पर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ एक रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसे जाकर आप आज ही एक्सेस कर सकते हैं। और वहां पर जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है वो हमारे हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध है। आप इन्हें भी एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है साहब, कोई क्वेरी है दिमाग में तो जरूर पूछें। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन बताइए। अनिकेत सर, अगर खैमनेई की मृत्यु हो जाए तो कौन बनेगा? तो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स जो है ना, जिसमें 86 मेंबर हैं, वो तय करेंगे कि किस व्यक्ति को वो फिर से उसके जगह रिलीजियस लीडर बनाते हैं। ठीक है, चलें आगे। दीपक प्रजापति, हां ये खबर भी है, रोबोट सुसाइड कर रहे हैं, पता है। चलें आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर बनकर आ रही है साथियों, इंसान के लिए हर वो चीज जिसे कि वो अचीव करना चाहता है, जिसको वो पाकर के अपने बारे में ये समझता है कि हाँ मैंने इसको अब हरा दिया है, उनमें से एक बहुत बड़ी मिसाल थी माउंट एवरेस्ट। इंसान ये सोचता था कि बस माउंट एवरेस्ट पर जिस दिन चढ़ाई हो जाएगी मैं उसको पछाड़ दूंगा। ऐसा करते करते दुनिया में हमने बहुत से ऐसे उदाहरण याद करने शुरू किए कि बताइए सबसे पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा। बचपन से लेकर अब तक हम इस तथ्य को याद करते आए। सब तेंजिंग नॉर्वे चढ़े, पहले पर्सन थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। कोई बात नहीं साहब, याद कर लिया हमने माउंट एवरेस्ट। लेकिन इस समय सुर्खियों में है, किस कारण से? नॉर्वे के कारण सुर्खियों में नहीं है। पहला व्यक्ति गया, कोई बात नहीं, दूसरा व्यक्ति भी कोई तो गया ही होगा, फिर प्रथम भारतीय गया होगा, कोई प्रथम अमेरिकी गया होगा। इस तरह करते हुए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला कुछ यूं चला कि आज यहां माउंट एवरेस्ट कचरे के अंबार में दब गया है। मतलब हालत यह है कि यहां इतना कचरा इकट्ठा हो गया है कि उसे हटाने में कई साल लग जाएंगे। आज का सेशन इसी कारण से सुर्खियों में आ रहा है। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल और तिब्बत के बीच में बॉर्डर बनाती है, जो लोगों को एक अचीवमेंट का फीलिंग देती है, आज वो खुद कचरे के नीचे दब रही है। आज का सेशन इसी बात का है कि इंसान ने माउंट एवरेस्ट को भी नहीं छोड़ा, अपनी छाप वहां भी छोड़ा आया। साथियों, माउंट एवरेस्ट की एक बार लोकेशन समझते हैं, वर्तमान की चुनौती समझते हैं और भविष्य में इसकी संभावनाओं पर विचार करते हैं। एक बार के लिए आप मैप को देखें। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देश है नेपाल। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसे समिट के नाम से भी जाना जाता है, 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, यानी समुद्र तल से लेकर सीधे 9 किलोमीटर चले जाओ, इतनी ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट की पीक है, जहां पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन कम हो जाती है। जो जमीन पर अपनी ऑक्सीजन है लगभग उसकी 1/3 ऑक्सीजन रह जाती है। इसलिए यहां पहुंचने वालों को अपने साथ में ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है, सिलेंडर में ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है। लेकिन इंसान को चूंकि इस चोटी पर पहुंचने के बाद जो फीलिंग आती है कि मैंने दुनिया की, मैं ऊपर, आज जमाना है नीचे, वो वाली फीलिंग जो यहां पर आती है, उसकी चाहत में बहुत सारे लोग लाइन लगाकर निकले हुए हैं। हालात ये है कि अब तक कम से कम 6,500 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। लगभग प्रति वर्ष 650 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि जो हम पहले पढ़ते थे, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, 5वां व्यक्ति, 10वां व्यक्ति, उन सबको हटाइए। अब तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 25-30 बार इसकी चढ़ाई कर चुके हैं, जो अपने आप में एक सुर्खी बने हुए हैं। आज के सेशन में उनकी
भी चर्चा होगी। लेकिन जब यहां पर पहुंचा जाता है तो यहां पर जाने की स्थितियां बड़ी विकट हैं। विकट क्यों है? पहला आंसर तो यही है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ऑक्सीजन के लेवल को मैनेज करने के लिए आप साथ में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। एक आध दिन का सफर है नहीं, इतनी ऊंचाई पर चढ़ना अपने आप में कई दिवसीय कार्यक्रम है। तो आपको अपने साथ में भोजन की व्यवस्था रखनी होती है, रास्ते में नींद आए तो उसके लिए टेंट की व्यवस्था रखनी होती है, ओढ़ने के लिए व्यवस्थाएं रखनी होती हैं, और फिर इंसान है तो वो नित्य क्रिया भी करेगा, तो फिर वो गंदगी, मलमूत्र इत्यादि का त्याग भी करता है। तो ऐसी स्थिति में एवरेस्ट पहुंचने वाला जो मार्ग है वो कितना गंदा हो गया है, उसकी तस्वीरें मैं आपको आज के सेशन में दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा माउंट एवरेस्ट की ज्योग्राफी समझ लेते हैं। साथियों, कहते हैं माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले तो एक अंग्रेज थे जिन्होंने उनके नाम पर ही इसको कहा जाता है, उन्होंने पीक 15 कहा था। लेकिन ज्योग्राफी कहती है कि माउंट एवरेस्ट का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। इनमें एक प्लेट का नाम इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट था और दूसरे का नाम यूरेशियन प्लेट था। जब दो प्लेट कोलाइड की तो उससे माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, या कहिए हिमालय का निर्माण हुआ, और इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बन करके आई थी। इसकी हाइट को लेकर अलग अलग दावे रहे हैं। नेपाल कहता है कि यह 8,848 मीटर ऊंचा है। हाल ही में चीन ने दुनिया को चौंकाया कि 8,844 मीटर ऊंचा है। इसके बाद में लोगों के अपने अपने क्लेम होने लगे कि 4 मीटर हाइट को माउंट एवरेस्ट को क्या हुआ, तो लोगों ने कहा 2015 में जो भूकंप आया था ना यहां पर, हो सकता है उसकी वजह से यहां पर थोड़ी हाइट वाइट गड़बड़ हो गई हो। ठीक है, खैर, माउंट एवरेस्ट के नाम के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम शुरुआत में पीक 15 था और इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट ने 1841 में नाम रखा था। इसको अपने अपने देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, वहीं दूसरी ओर तिब्बत जो कि दूसरी तरफ स्थित है, उत्तर की तरफ, वो इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पहाड़ों की देवी। ऐसे ही नेपाल के लोग जो हैं वो इसे आकाश की देवी के नाम से पूजते हैं। आप हैं जॉर्ज एवरेस्ट जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। आज व्यक्ति इसकी चोटी पर पहुंचकर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर पहुंचने का लाभ उठाता हुआ दिखता है। लेकिन सोचकर देखने की बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर यहां पहुंचता है तो उसका पहुंचना कितना मुश्किल होता होगा, कितना खर्चा आता होगा। साथियों, आंकड़े बताते हैं कि प्रति व्यक्ति को यहां पर चढ़ाई करने में 80 लाख रुपए तक खर्चा करना पड़ता है। लगभग 6,664 लोग जनवरी 2024 तक एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, जिनमें से 5,899 तो क्लाइंट थे और 6,000 यहां पर शेरपा थे। अब आप इंटरेस्टिंग बात ऐसे देखिए कि यहां पर शेरपा साथ जाता है ले जाने के लिए, यानी एक वो व्यक्ति होता है जो इनकी लकड़ी को साथ साथ रखता है, इनके लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराता है और साथ साथ इनके चढ़ता है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि शेरपा जो है वो यहां पर चढ़ने में बहुत माहिर होते होंगे। बिल्कुल हैं साथियों। एक कामी रीता शेरपा हैं जिन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट की अब तक चढ़ाई कर ली है। इसके अलावा शेरपा और भी हैं, पूर्वा तासी, जिन्होंने 21 बार यहां पर चढ़ाई की हुई है। कोरोना काल में थोड़े लोगों की जाने की संख्या घटी थी, लेकिन फिलहाल यहां पर लगभग हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन चढ़ाई कंप्लीट 600 के आसपास लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि इसमें पूरी प्रिपरेशन लगती है। बेस कैंप पर कई दिन तक रखा जाता है, आपको उस क्लाइमेट के साथ एक्लिमेटाइज कराया जाता है कि हाँ भाई आप इस क्लाइमेट में हैं, इतनी ठंड आप झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि आप ऊपर जैसे जैसे उठेंगे तो प्रेशर चेंज होगा, तो क्या आप उस प्रेशर को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, प्रेशर वेरिएशन को आप मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऊपर जाएंगे तो सन बर्निंग होगी और ठंड आपको अलग लग रही होगी, उसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आइस के ऊपर सूरज की रोशनी जब डलती है तो उससे बहुत तेज रेडिएशंस निकलती हैं, क्या उसकी वजह से आप अपनी आंख को बचा पाएंगे। तो तमाम प्रकार की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है और उस ट्रेनिंग के लिए यहां पर लोग काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब जो लोग जाते हैं निश्चित ही उनको जीवन यापन करना है। 80 लाख रुपया जो केवल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के खर्च कर रहा है, तो साहब वो अपने जीवन को बचाने के लिए भी खर्चा करेगा। खर्चे के नाम पर वो खूब सारा यहां पर भोजन पदार्थ, टेंट हाउसेज, ये सब चीजें लेकर जाता है। हालात ये निकलता है कि यहां पर गार्बेज के ढेर लग गए हैं। गार्बेज के ढेर मैं आपको यहां पर कुछ इस तरह से दिखाऊं, कुछ तस्वीरें देखें, आप इससे अंदाजा लगाएं। ये बर्फ है एकदम, और इस बर्फ के अंदर इस प्रकार से प्लास्टिक जो है ना, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो गल नहीं सकता, उसके ढेर यहां पर लगे हुए दिख रहे हैं। प्लास्टिक के टेंट्स यहां पर लगे हुए लोग छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, अपन वैष्णो देवी की चढ़ाई पर जाते हैं तो ही सोचते हैं कि मैं पानी की बोतल भी लेकर कैसे चढ़ूंगा। यहां पर तो लोग अपने जीवन का सारा साधन लेकर चल रहे हैं कि ऑक्सीजन भी लेकर चलनी है, साथ में टेंट भी लेकर चलना है, अगर कई दिन का सफर है तो रास्ते का भोजन भी लेकर चलना है, मेडिसिन भी लेकर चलनी है, ठंड ना लगे इसकी व्यवस्था भी करके चलनी है, खुद का सामान भारी है। तो ऐसी स्थिति में लोग जितनी चीजों की जरूरत खत्म होती जाती है, उन्हें यहां पर इस तरह से छोड़कर निकल लेते हैं। इसके हालात आप देखें तो अंदाजा लगाएं। और ये सुर्खियों में क्यों आया ना, इसके पीछे की कहानी बताता हूं। असल में एक व्यक्ति हैं
जो कि यहां पर इनका नाम है आंग बाबू शेरपा। शेरपा मतलब यहां पर एवरेस्ट पर ले जाने वाले लोग जो हैं, उन्होंने से आंग बाबू शेरपा ने एक मिशन शुरू किया है और वो फ्रोजन गार्बेज जो इस ठंड के अंदर जम चुका है इस तरह से, उसको खोद खोद कर निकाल रहे हैं। इसको खोद खोद कर निकालने में मतलब उनकी मदद नेपाल की सरकार भी कर रही है। और जब वो इन्होंने इस तरह की चीजें खोदी तो यहां पर उन्हें कुछ इंसानों के कंकाल तक मिले। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि लोग वहां पर मर गए और वहीं पर डले रह गए। तो ऐसी स्थिति में इन्हें खुदाई में कुछ ऐसी चीजें भी यहां से प्राप्त हुई हैं। तो आप यहां पर तस्वीरें देखें और इन तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगाएं कि किस तरह से गैस के सिलेंडर्स आपको यहां दिख रहे हैं, कैंस आपको दिखाई दे रही हैं, यहां पर किस तरह का कचरा है। तो नेपाल सरकार के द्वारा यहां पर सफाई अभियान चलवाया जा रहा है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खबर बनती है कि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट कैंप इज लिटर्ड विद फ्रोजन गार्बेज, यानी एक ऐसा कचरा जो वहां पर जम गया है और इसको साफ करने में कईयों साल लग सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो लोग यहां गए हैं, जो नेपाल सरकार की मदद से, नेपाल की सेना और शेरपा मिलकर के जो सफाई कर रहे हैं, ये 11 टन के आसपास तो अभी अपना कचरा हटा चुके हैं, जिसमें 4 डेड बॉडीज के यानी बॉडी के स्केलेटन भी यहां पर मिले हैं। लगभग 40 से 50 टन कचरा यहां और है। 1 टन 1000 किलो होता है, 11 टन हटा चुके हैं। 11,000 किलोग्राम कचरा यहां से हटाया जा चुका है। लगभग 50,000 किलो कचरा और यहां पर ऑलरेडी डला हुआ है, जिसमें यहां पर फूड के पैकेट, गैस के कार्ट्रिज, ऑक्सीजन बोतल्स, डिस्चार्ज के रोप, ये सब चीजें यहां पर एक्सेस में डली हुई हैं। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति यहां पर लोगों को इस क्षेत्र के बारे में बहुत संवेदनशील तरीके से परेशान कर रही है कि माउंट एवरेस्ट जो अपने आप में हिमालय की वो चोटी जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग जा रहे हैं, वो जाकर के अपनी पहचान छोड़कर आ रहे हैं और वो पहचान अच्छी नहीं है। हिमालय का संरक्षण हो, संरक्षण देखिए एक चीज अच्छे से समझिएगा, हिमालय भारत, नेपाल और चाइना, तिब्बत, इन सब के जीवन के लिए, पाकिस्तान, इन सब के जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह से निभाता है उसको ज्योग्राफी में आप खूब पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आसान भाषा में मैं केवल यह कह दूं कि जो बर्फ आपको दिख रही है ना, समझ लो वह वही बर्फ है जिससे आप और हम फिलहाल जिंदा हैं। क्योंकि वह बर्फ जब पिघलती है उससे हमारी नदियों में साल भर पानी रहता है और उस पानी को पीकर ना जाने कितनी ज्यादा ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई है और कितने शहर बसे हुए चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो कचरा है, मानव की जो गलतियां हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं, वो इन पहाड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और इनके नुकसान से होने वाले जो भविष्य के संकट हैं उससे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना ज्यादा नुकसान आने वाले समय में हिमालय को पहुंच सकता है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये खतरे की बात है, जिसकी वजह से पानी जो कि ग्लेशियर्स के पिघलने से आ रहा है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है, साथ ही साथ इकोसिस्टम को बहुत चैलेंज मिल सकता है और जो डेड बॉडीज यहां पड़ी हुई हैं वो किसी अज्ञात प्रकार की बीमारी को भी शुरू कर सकती हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारा कोर्स लेने के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स उपलब्ध है, आप जाकर के उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ पढ़ाया हुआ है और उसी में जो कंटेंट पढ़ाया गया है वो आपके लिए होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। विवेक पटेल, सर मैं दोनों पैर से हैंडीकैप हूं, पीएससी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल एलिजिबल हैं आप, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगली खबर, साथियों आपको याद होगा गलवान वैली इंसिडेंट, जब भारत और चीन आमने सामने हुए, जिसके बाद से रिश्ते अभी तक सामान्य नहीं हुए। अच्छा, एक घटना और याद होगी गलवान वैली इंसिडेंट के साथ साथ, जो रशिया यूक्रेन के वॉर के दौरान हुई। क्या घटना हुई? रशिया के जो टैंक्स थे वो जब यूक्रेन में हमला करने के लिए पहुंचे तो तुर्की के द्वारा जो यूक्रेन को बायरख्तार ड्रोन दिए गए थे, उन ड्रोन से उन टैंकों को जब निशाना बनाया गया तो काफी ज्यादा टैंकों को क्षति पहुंची थी। अगर आपको ध्यान हो तो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर गलवान वैली इंसिडेंट के बाद अचानक मैं रशिया यूक्रेन पर क्यों आ गया, दोनों बातों को मैं रिलेट करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसी स्थिति में जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बायरख्तार ड्रोन्स जो मिले थे, क्योंकि रूस तैयार नहीं था कि ड्रोन से हमला हो सकता है, उन ड्रोन्स ने काफी ज्यादा टैंक उड़ा दिए थे। टैंक से मतलब इस तरह की चीजें जो कि जाने जाते हैं, मतलब किसी को भी ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर को मार लगा देंगे, दूर तक गोला फेंक देंगे, काफी सारी तबाही मचाने के लिए जाने जाते हैं। मैं ये क्यों चर्चा कर रहा हूं? मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो टैंक आप देख रहे हैं ना, T-90 टैंक,
इंडिया में जिसे भीष्म कहते हैं, ये T-90 टैंक रशिया भी यूज कर रहा है। रशिया का जो T-90 टैंक है जिसको भारत यूज करता है भीष्म के नाम से, प्रोव 3, इस टैंक को इस वॉर के अंदर भी यूज किया गया था। किस वॉर के अंदर? रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। तो बोले क्यों कहना चाह रहे हो इस बात को? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि ये जो T-90 टैंक रशिया यूक्रेन में चल रहा था ना, इस T-90 टैंक को यूक्रेन के द्वारा खूब मारा गया। मतलब ये देखिए कि T-90 टैंक जो है वो इस युद्ध में सफल नहीं रहे थे। युद्ध में सफल नहीं रहे तो लोगों ने यार इंडिया का मजाक बनाना शुरू कर दिया। आप पूछेंगे मतलब रशिया यूक्रेन वॉर से इंडिया का मजाक कैसे बना? इंडिया का मजाक ऐसे बना क्योंकि यही T-90 टैंक तो इंडिया यूज करता है और तुर्की जो है वो पाकिस्तान का सपोर्टर है। अगर रशिया इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर होता है तो बायरक्तार ड्रोन इंडिया को नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान को मिलेंगे। और पाकिस्तान को अगर बायरक्तार ड्रोन मिलता है और हमारा T-90 वहां खड़ा होता है तो उसकी तो इसने धज्जियां उड़ा दी। और इंडिया में सबसे बड़ी संख्या में T-90 और T-72 है, दोनों ही चाहिए, दोनों रूस के द्वारा निर्मित ड्रोन ये हैं, टैंक हैं। और टैंकों की हालत देख करके खूब पाकिस्तानियों ने उस दौर में जिस समय ये हालत हो रही थी भारत के मजे लिए कि भाई भारत जिस दम पर लड़ रहा है कि हमारे पास टैंक हैं, आ जाओ बराबरी करते हैं, टैंकों की धज्जियां उड़ा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन भारत एक बहुत अच्छी चीज के लिए जाना जाता है और वो ये है सबक लेना। आप पूछेंगे कैसे? आपको 1999 का कारगिल वॉर याद है? कारगिल वॉर जब हुआ था ना तो भारत के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ था। क्या? हम अपने दुश्मन को आसानी से मार भगाते अगर हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती। अमेरिका से हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें लोकेशन बता दो कि दुश्मन कहां बैठा है। अमेरिका हमको लोकेशन नहीं बताया तो उसने क्या किया? अमेरिका ने लोकेशन के स्थान पर हमसे मना कर दिया, मैं पाकिस्तान के साथ हूं, मैं लोकेशन नहीं बता सकता। अटल जी की सरकार थी, अटल जी ने सरकार में तत्काल ही इसरो को और इनको आदेश दिया कि भैया सुनो, भविष्य में ये चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, इससे निपटने के लिए तैयारी करो। तैयारी के नाम पर इंडिया ने अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम, जिसको आज आप नाविक के नाम से जानते हैं, वो बना लिया कि अब अगर अमेरिका हमें नहीं भी बताता है ना लोकेशन कहाँ है, तो हम अपना ही IRNSS बना लिए, अब हम अपनी ही लोकेशन देख लेते हैं। यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब इतनी ज़्यादा भूमिका क्यों बन रही है? भूमिका इसलिए बन रही है कि T-90 टैंक का जो हश्र हुआ ना, उससे हम लोग भी चिंतित हुए। भारत के भी रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिक चिंता में आए कि जिसके दम पर हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं वो तो धराशायी हो रहा है। धराशायी हो रहा है तो हमें इससे निपटने के लिए खुद से कुछ तैयारी करने की आवश्यकता होगी। साथियों, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि युद्ध को शुरू हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, भारत ने T-90 टैंक का अपडेटेड वर्जन भी निकाल दिया और एक नया टैंक भी तैयार कर दिया। भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर से सीखते हुए अपने वेपन्स के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया कि नहीं, ये टैंक कहीं ना कहीं नुकसान उठा रहे हैं। और हद तो ये है कि भारत ने एक इतिहास कायम कर दिया। 2.5 साल के कम समय के अंदर, 2.5 साल से भी कम समय के अंदर, इस रशिया यूक्रेन वॉर के चलते चलते, गलवान वैली इंसिडेंट और रशिया यूक्रेन वॉर, इनके चलते चलते भारत ने अपना एक नया टैंक बना लिया। अब आप पूछेंगे भारत ने अपना नया टैंक बना करके क्या T-90 से ज्यादा सुविधाएं विकसित कर ली? क्या कह सकते हैं आप? हमने इसमें ऐसी ऐसी सुविधाएं डाल दी कि अब आ बेटा ड्रोन, ये खुद ड्रोन लेके उड़ता है कि आज अब भैया हम तो मतलब चलता है, इससे ड्रोन को आप ऑपरेट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरा, ड्रोन को सेंस करने की सारी तकनीक इसमें लगी है कि अगर कोई ड्रोन का हमला होने वाला है, ये खुद से सेंस कर लेगा। इंडिया में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और L&T ने मिलकर बना दिया है भारत का अपना जोरावर। मेरे प्यारे साथियों, भारत का अपना जोरावर, जिसे किंग ऑफ माउंटेन्स नाम दिया गया है, यह टैंक है जो भारत की सेवा में अब आने के लिए तैयार है। इसका डेमो और ट्रायल हो चुका है। यही कारण है कि यह सुर्खी में है कि इंडिया शोकेस लाइट बैटल टैंक जोरावर फॉर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर। अब आप कहेंगे हाई एल्टीट्यूड वारफेयर से क्या मतलब है? सुनिए, दुनिया का सबसे वजनदार जो टैंक है ना, वो भारत में है। नाम है उसका अर्जुन। 68 टन यानी 68,000 किलो वजन लेकर के वो चल रहा है। इतना वजनी टैंक जब चलता है तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कत लॉजिस्टिक्स की भी होती हैं। हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाइटेड प्लेस पर चलने में उसे दिक्कत आए, खुद का वजन ही इतना ज्यादा है। ऐसी स्थिति में भारत जब गलवान वैली इंसिडेंट को देखा तो उसने ये रियलाइज किया कि ऐसे अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर फाइट होती है तो हमें कुछ ऐसे व्हीकल्स की भी आवश्यकता हो सकती है जो कम वजन के हों, फास्ट मूविंग करें और आधुनिक प्रकार की संचार प्रणाली से लैस हों। जोरावर इसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया हुआ भारत का अपना
जोरावर तैयार हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको कारगिल की कहानी तो सुनाई थी, अब जोरावर की कहानी भी सुन लीजिए, क्योंकि भारत ने हाल ही में गुजरात के हजीरा में शनिवार के दिन जोरावर का टेस्ट भी देख लिया है। लाइट बैटल टैंक, ये रहा जोरावर जो बनकर तैयार हो चुका है। खबर आप देख सकते हैं कि भारत ने अपनी तरफ से आत्मनिर्भर तरीके से अपने देश में बनाया हुआ, 2.5 साल से भी कम समय के अंदर बनाया हुआ टैंक का डेमो दे दिया है। ये देखिए आप टैंक को चलते हुए बढ़िया स्पीड के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां 168 टन वजन है अर्जुन में, इसमें मात्र 25 टन से 28 टन के बीच में वजन रहना अनुमानित है। यानी कि ढाई, मतलब 1/, आप ये पकड़कर चलिए कि अर्जुन से तो सीधा सीधा आधा ही है, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में आप अगर इसको चलते हुए देख रहे हैं 1/3 वजन के साथ में, तो आपके सामने ये ऑटोमेटिक समझ में आने वाली चीज है कि ये टैंक आने वाले समय में भारत की कितनी ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। लपक के चढ़ने वाला टैंक बना लिया है, पहाड़ी इलाकों में सक्सेसफुल है और ड्रोन से लड़ने के लिए कैपेबल है। और ये काम हमने अपने स्तर पर करके दिया है। सेना को 59 टैंक तो बनाकर अभी दे दिए जाएंगे, 295 टैंक बनाने की तैयारी है। 2027 तक पूरी तरह सेना इससे सज्ज हो जाएगी। ये सोचिए कितना क्विक डिसीजन भारत ने आत्मनिर्भर तरीके से किया है। 2.5 साल से कम समय के अंदर ही हमने अपना जोरावर बना लिया, जिसमें 105 mm कैलिबर की गन लगी है, जिससे आप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दाग सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, ड्रोन लगाए गए हैं जो कि बैटल मैनेजमेंट सिस्टम को साथ रखकर चलते हैं। मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा है और एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है जो इसे हमलों से सुरक्षित रखता है। अगर इस पर होने वाले हमले हैं उससे इसे सुरक्षित रखेगा। 25 टन वजन है, लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। 30 HP पर टन का पावर टू वेट मोबिलिटी के लिए इसमें रखा गया है। बेहतरीन वजन के साथ ये मूव कर रहा है। चीन के हल्के टैंक जैसे ZTQ टाइप 15 से जोरावर का मुकाबला होगा, क्योंकि चीन हाई एल्टीट्यूड के लिए ऑलरेडी हल्के इसी प्रकार के टैंक यूज करता है। हमने अपने स्तर पर ऐसा टैंक बना लिया, यानी कि अब आप यह समझिए कि भारत के पास भारी, मध्यम और हल्के तीनों प्रकार के टैंक अब मौजूद होंगे। 25 टन वजन के साथ बेसिक बातों को पूरा करते हुए हाई एल्टीट्यूड पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत में ऑलरेडी अर्जुन टैंक है, भीष्म टैंक है, T90 भीष्म जिसे कहते हैं, T72 अजय टैंक है, और अब हमारे पास जोरावर टैंक भी होगा। आने वाले समय में हम इसकी वजह से युद्ध क्षेत्र में बेहतरीन चीजें कर पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। ठीक है साहब, उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। भारत ने इस काम को बहुत ही कम समय के अंदर पूरा कर लिया है, इसी कारण से हम इसे अपने देश की एक बड़ी उपलब्धि में काउंट कर रहे हैं। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइना की जो आर्मी है, उसके पास में 30 से 33 टन का है ZTQ-105 टाइप का लाइट टैंक, जिसको वो करंटली LAC के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है। समझिए कि हम उसी के सामने 25 टन वजन का ये टैंक भेज रहे हैं। तो ये चाइनीज टैंक है, इसी के कंपैरिजन में हम अपना टैंक एक ऐसी टॉपोग्राफिक स्थिति पर जहां पर कम वजन के टैंकों को आसानी से मूव कराया जा सकता है, हमने अपने टैंकों को तैयार कर लिया है। यह नाम जो जोरावर दिया गया है, यह जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर दिया गया है, जो कि कैलाश मानसरोवर की डोगरा टाइबेट वॉर के दौरान, एक्सपीडिशन के दौरान जाने गए थे। ठीक है ना। तो एक प्रकार से खास व्यक्ति के नाम में हमने इस काम को कर दिया है। यह रिकॉर्ड टाइमिंग के अंदर तैयार किया गया जोरावर है, जिसके बारे में DRDO चीफ ने कहा कि लाइट टैंक को एक्शन में देखना एक महत्वपूर्ण दिन है। हमने मिसाल कायम की है। 2.5 साल से कम समय में हमने ना केवल 25 टन वजनी लाइट टैंक बनाया, बल्कि उसका पहला प्रोटोटाइप भी बना दिया और उसकी टेस्टिंग भी कर दी। यह देश के आत्मनिर्भर होते हुए कदमों की पहचान है। उम्मीद है कि आप सभी को यह खबर बहुत सारी खुशियां लेकर दे। उम्मीद है कि आप इस खबर से संतुष्ट हैं और इस स्थिति में अपने साथियों को इस खुशखबरी को साझा करें। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना ना भूलें। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, यदि आपने हमारा कोर्स लेना है तो अपनी पाठशाला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का एक एप्लीकेशन हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमारा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है साहब, कोई क्वेरी, कोई कमेंट तो जरूर बताएं। कोई क्वेरी? प्रशुल्क यादव, बिल्कुल भैया, MPPCS के लिए भी यूजफुल है वो।
शिवम बिल्कुल आ गया भाई। पूजा थैंक यू बेटा। चलें, आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, भारत में एजुकेशन सिस्टम इन दिनों काफी ज्यादा पेपर लीक्स के कारण सुर्खियों में आ रखा है। नीट स्कैम हो या फिर नेट का पेपर रद्द हो जाना हो। नीट स्कैम पर हमने सेशंस किए, पेपर कराने वाली एजेंसी एनटीए को लेकर सवाल खड़े हुए, नीट यूजी का पेपर रद्द किया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर आरओ एआरओ पे परीक्षा का लीक होना हुआ, यूपी पुलिस के परीक्षा के मामले में दिक्कत आई। मतलब एक प्रकार से आप ये समझिए कि इस साल में आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनी जो पेपर लीक से जुड़ी हुई हैं, पेपर कराने वाली एजेंसीज के द्वारा सही से पेपर ना कराए जाने की हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हुआ जो कि द हिंदू में इस समय छपा है, और वो ये है कि क्या भारत के एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन सब्जेक्ट है ना, इसे कंकरेंट लिस्ट से निकालकर स्टेट लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए क्या? अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टेट लिस्ट में जाने से और पेपर लीक होने का क्या लेना देना है, सारी बातें आपको आज के सेशन में समझाते हैं। इस बात को समझें उससे पहले ये समझ लें कि भारत में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा कराए जाते हैं, जैसे यूजीसी नीट है, नेट है, क्या बोलते हैं, यूजी नीट है, पीजी नीट है, नेट है, ये सारे वो एग्जाम्स हैं जो कि केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में अब बड़ा सवाल ये है कि केंद्रीय एजेंसीज करा रही हैं, स्टेट को सब्जेक्ट सौंप देना चाहिए। थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला नहीं है, इंडियन राज व्यवस्था का मामला है। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझाता हूं, फिर आप इस पूरी न्यूज को समझ पाएंगे। देखिए क्या है ना, देश जब आजाद हुआ तो ये बड़ी स्थिति थी कि हम किस तरफ आगे बढ़ें। इसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी कहानी कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम आजाद हुए तो ये बड़ा मुद्दा था कि हम अपनी देशी रियासतों को और प्रोविंसेस को क्या वादा करें कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स की तरह आगे बढ़ेंगे या कोई नया मॉडल निकालेंगे। तो हमने कुछ तरीके निकाले। जब प्रोविंसेस को अपने साथ ले रहे थे तो हमने आइडिया निकाला, राजघरानों को साथ लेते समय कहा कि हमारी ऐसी व्यवस्था होगी कि मध्य में तो होगा देश में केंद्र, और केंद्र राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। बोले ठीक है। तो बोले केंद्र कुछ ऐसी काम करेगा जो कि वो खुद की तरफ से फैसले लेकर कर सके। बोले जैसे डिफेंस है, दूसरे देश के साथ लड़ाई करना है, कम्युनिकेशन है, विदेशी संबंध है, बोले इनको केंद्र अपनी तरह से डील करेगा। बोले ठीक है साहब। और बोले आप लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, देश के अंदर शामिल अगर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेनन साहब और अपने पटेल साहब सबको समझा रहे थे कि अगर आप लोग शामिल होते हैं तो आपका राज ऐसे ही चलता रहेगा। जो राज्य हैं, जो राजघराने हैं, उनका राज ऐसे ही चलता रहेगा। उनको अपने क्षेत्र में काम करने के लिए कुछ विशेष क्षेत्र दे दिए जाएंगे कि ये काम आप करो। जैसे उदाहरण के लिए, आप अभी के लिए अगर मैं ये कहूं कि भारत में डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी के पास है और सड़क परिवहन नितिन गडकरी जी के पास है। दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट चला रहे हैं, दोनों में से किसी को किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों अपना अपना खेल रहे हैं। इसी तरह से भारत में डिफेंस यानी कि जो रक्षा है, यानी कि जो सेना है, वो रक्षा मंत्री जी के पास है, लेकिन किसी राज्य की जो पुलिस है वो वहां के गृह मंत्री के पास है। तो दोनों का फिर से कोई लफड़ा नहीं है, दोनों अपना अपना चला रहे हैं। तो बोले अपन लोग ऐसा करेंगे ना कि अपने हिसाब से डिस्कस कर लेंगे किसको किधर जाना है। बोले ठीक है, हाँ ये भी सही है, काम को डिसाइड कर लेते हैं किसको किस तरफ रहना है। ठीक है। तो ऐसे करके टाइटल लिखे गए कि केंद्र सरकार कौन से टाइटल पर काम करेगी और राज्य सरकार कौन से टाइटल पर काम करेगी, और कौन से ऐसे टाइटल होंगे जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, केंद्र जिन चीजों पर कार्य करेगी उसे केंद्रीय सूची का विषय कहा गया, सेंट्रल लिस्ट सब्जेक्ट्स, और राज्य सरकार जिन पर कार्य करेगी उन्हें राज्य सूची का सब्जेक्ट कहा गया, स्टेट लिस्ट, और जिन पर दोनों काम कर सकते हैं उन्हें कंकरेंट लिस्ट नाम दिया गया, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिन पर काम कर सकते हैं। बोले चलो ये भी सही है। साथियों, आज भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 7 में केंद्रीय सब्जेक्ट यानी कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स जो हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उसमें 100 विषय शामिल हैं। यानी कि 100 ऐसे मुद्दे, जैसे रक्षा, संचार, जिस तरह के जो मुद्दे हैं, ऐसे 100 मुद्दे शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ऐसे ही
61 विषय यानी 61 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सूची का नाम लिखा है, यानी कि राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे पुलिस व्यवस्था हो गया, लोकल प्रशासन हो गया, इन पर कौन काम कर सकता है? राज्य सरकार कार्य कर सकती है। ठीक है। और जिन पर दोनों काम कर सकते हैं उसको रखा गया कनकरेंट लिस्ट में, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। अब ये कौन सी सूची है? ये असल में वो सूची है जिस पर राज्य और केंद्र अपनी तरह से फैसले ले सकते हैं। अपने तरह से फैसले ले सकते हैं मतलब अगर आपको लगता है आप इस विषय पर कानून बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। किसी दूसरे राज्य को लगता है मुझे अपने हिसाब से कानून बनाना है, तो बना लीजिए। तो हुआ ये कि भारत ने 52 ऐसे विषय रखे हुए हैं जो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और तो और हर राज्य अपने स्तर पर कानून बना सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि अगर केंद्र सरकार उस पर कानून बना दे तो फिर राज्यों के कानून गौण हो जाते हैं, फिर केंद्र के ही कानूनों को मानना पड़ता है। तो एक तरह से यह समझिए कि समवर्ती यानी कि कनकरेंट लिस्ट के जो विषय हैं, उन विषयों में जो बातें लिखी गई हैं, मतलब अब तो मैं बोलता बोलता ज़्यादा चला गया, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं वो अनुसूची 7 की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 तरह के विषय हैं। एक तो केंद्रीय विषय जिसको कह रहे हैं आप, दूसरे राज्य के विषय कह रहे हैं, और तीसरे जो विषय हैं जिन्हें आप समवर्ती सूची के अंदर रख रहे हैं। ठीक है ना। केंद्रीय विषय जिसके अंदर संख्या 100 बताई, यहां पर जो राज्य सूची के विषय हैं इनकी संख्या मैंने 61 बताई और इनकी संख्या 52 बताई। अब इसको मैंने क्या कहा कि राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकारें बना सकती हैं, यहां पर केंद्र सरकारें कानून बना सकती हैं, यहां पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि समवर्ती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कनकरेंट लिस्ट, इस कनकरेंट लिस्ट पर अगर किसी को कानून बनाना है तो राज्य कानून बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने भी उस पर कानून बना दिया तो फिर केंद्र का कानून जो है वो सुपरसेड कर जाएगा राज्य के कानून को, यानी कि केंद्र पावरफुल कहा जाएगा राज्य की तुलना में। ठीक है साहब, और वो कानून चला जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये बात क्यों चर्चा में आ रही है उसके पीछे मैं बात बताता हूं। हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना साथियों, एजुकेशन सिस्टम देश की आजादी से लेकर, जब से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लेकर के, हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन है वो स्टेट लिस्ट का विषय हुआ करता था। किसका विषय हुआ करता था? राज्य सूची का। यहां पर हुआ करता था। कब तक हुआ करता था? तो देखिए 1950 से लेकर के 1976 तक पकड़ लो, जब तक देश में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एजुकेशन को, जो कि स्टेट लिस्ट का विषय हुआ करता था, उसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर उठाकर के केंद्रीय राज्य सूची से समवर्ती सूची में यानी कनकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इमरजेंसी वाला कालखंड याद करिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिस समय भारत के संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों के दौर में समवर्ती सूची के अंदर राज्य सूची से निकालकर विषयों को डाल दिया गया था। संभवतः यहां तक आप सभी को यह बात समझ में आ गई हो। तो ऐसी स्थिति में यहां डालने का बड़ा प्रश्न यह बना कि जो विषय पहले राज्य में था वो अचानक कनकरेंट में क्यों आ गया। तो केंद्र सरकार का उस समय मानना था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, बोले हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हर राज्य अगर अपना अपना नॉलेज पढ़ाएगा तो फिर पूरे देश के लिए एक जैसा आदमी कैसे मिलेगा। तो बोले एजुकेशन ऐसा विषय है जिस पर केंद्र को भी इंटरफेरेंस करना चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साथियों। 1976 में जो संविधान संशोधन हुए, उन्हें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा काफी बार अमेंड भी किया गया था, यानी संशोधित भी किया गया था। 44वें ऐसे संविधान संशोधन जो 42 में हमको सही नहीं लगते थे, जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने रिवर्ट भी मारा इनमें से बहुत सी चीजों को। लेकिन एजुकेशन वाला जो मामला है कि क्या इसे कनकरेंट से उठाकर वापस से स्टेट सूची में डाल दें, यह मामला अटक गया था। राज्यसभा तक, लोकसभा में तो पास हो गया था, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। तब से यह कनकरेंट लिस्ट में डला हुआ है, समवर्ती सूची में डला हुआ है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि केंद्र यहां पर कानून बना लेता है। जैसे समग्र शिक्षा अभियान चालू कर रखा है,
माध्यमिक शिक्षा अभियान चालू कर रखा है, उच्चतर शिक्षा अभियान कर चुका है, राइट टू एजुकेशन शुरू कर रखा है। केंद्र जो कानून लागू कर देता है वो राज्यों को मानने पड़ते हैं, क्योंकि वो समवर्ती सूची में, मैंने पहले कहा था, केंद्र जो कर देगा वो राज्य पर लागू हो जाएगा। राज्य इस बात से नाराज क्यों होते हैं? राज्य इस बात से नाराज ये होते हैं कि केंद्र कोई भी योजना शुरू करे, उसका 85% तक जो खर्चा है ना, वो राज्य सरकारों को ही भुगतना पड़ता है। केंद्र सरकार कह देती है ये तो समवर्ती विषय है, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं क्या? तो ये कह करके साहब 85% तक वो राज्यों से खर्चा कर लेते हैं। और बोले अगर थोड़ी बहुत ग्रांट फ्रांट मिला भी लें तो भी 25% ही केंद्र सरकार अपनी जेब से खर्च करती है, बाकी वो राज्य सरकारों से लेती है। तो जब हम इतना पैसा अपने जेब से खर्च कर ही रहे हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए, अपनी कल्चर को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र की भाषा को बढ़ावा देने के लिए, अपने क्षेत्र के हिसाब की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपनी तरह का एजुकेशन सिस्टम क्यों ना चला लें? क्या आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो थम्स अप करिएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं? पॉइंट ये है कि हमारे देश में स्टेट लिस्ट में वापस जाने की मांग करने लगे हैं अब राज्य की। भैया 1976 में आप ले तो आए थे कनकरेंट में, लेकिन ला करके जो आप हमें पैसे का करंट मार रहे हो वो हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है इससे। और सबसे बड़ी बात, आपको जब केंद्र में ये सब चीजें दी गई थी, आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी संस्थाएं बना ली जो बोले नेट का एग्जाम कराएगी, नीट का एग्जाम कराएगी, फ्री एंड फेयर कराएगी। तो वो क्या खाक फ्री एंड फेयर करा रही है? वो तो हालात ऐसी मचा दिए कि वो पेपर आए दिन लीक हो जा रहे हैं। तो जब पेपर लीक हो जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम चाहते ये हैं कि इसे आप रद्द करें और हमें दूसरा रास्ता दिखाएं, हमें वापस से अपने स्तर पर कराने दें। जो कुछ करेंगे हम अपने लेवल पर कर लेंगे, बिगाड़ेंगे, सुधारेंगे, कम से कम देश तो बर्बाद नहीं होगा। अभी एनटीए की गलती से पूरे देश में नीट की दोबारा परीक्षा की मांग उठ रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमारी अपनी एजेंसी कराती तो छोटे लेवल पर करा के फिर हम निमट लेते। राज्यों की यह दलील है। और केंद्र की क्या दलील होती है? केंद्र की दलील कहती है नहीं, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। दलील तो वो भी गलत नहीं है। अगर कल को यह कहे कि कोई बच्चा, अरे यार तुम्हारा तो है ना उत्तर प्रदेश बोर्ड बहुत टफ था यार, इसलिए परसेंटेज कम बनी, और हमारा बोर्ड बहुत आसान था इसलिए ज्यादा परसेंटेज बनी, बेचारा बच्चा अलग ही रिग्रेट में जी रहा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड वाकई में बहुत टफ बोर्ड कंसीडर किया जाता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बोर्ड तुलनात्मक रूप से आसान बोर्ड कंसीडर किए जाते हैं। और जब यूपी बिहार वाले जब मिलते हैं उत्तर प्रदेश इनसे, महाराष्ट्र और एमपी वालों से, तो वो इस बात पर ही खींच रहे होते हैं कि भाई साहब देखो आपका बोर्ड तो थोड़ा आसान है, हमारे बोर्ड में बहुत टफ चीजें हैं। तो बोले ऐसी स्थिति में एक काम करो, सबको समग्र रूप से साथ लेकर चलो टाइप से, वो वाला काम करो। ऐसी स्थिति में ये सारी बातें निकल कर आती हैं। और ये बात तब ज्यादा निकल कर आती है जब स्टालिन जो है तमिलनाडु के सीएम, वो डिमांड कर देते हैं, पहले भी डिमांड किए हुए हैं, अभी भी डिमांड किए हुए हैं कि सर देखिए आप लोगों से पेपर रुक नहीं रहा है लीक होने से, इसको उठाइए और उठा करके आप कहां डाल दीजिए, वापस स्टेट लिस्ट में डाल दीजिए। तो क्या करना होगा इसको काम करने के लिए? संविधान संशोधन करना होगा। तो आज आपसे मैं एक टास्क दे रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से इस पूरे मुद्दे को समझा दिया। अब आप बैठ करके ना एक आसान सा आंसर राइटिंग करना कि स्टेट लिस्ट में अगर एजुकेशन सिस्टम चला जाता है तो उसके क्या लाभ होंगे, और अगर कंकरेंट लिस्ट में ही रहता है यानी कि केंद्र का उस पर कंट्रोल अगर बना रहता है तो उसके क्या लाभ होंगे। दोनों के लाभ और हानि आज बैठ करके खुद से सोच सोच कर लिखिएगा, आपके दिमाग का थॉट प्रोसेस इवॉल्व होगा। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट के कुछ उदाहरण और देख लीजिए, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब कंकरेंट लिस्ट में है। डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सेंट्रल यूनियन लिस्ट में है। पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब किस में आते हैं? राज्य लिस्ट के अंदर आते हैं। और भी मैंने बता दिया 100, 52, 61 इतने विषय इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैं ये सारा विषय समझा दिया, कौन कौन सी लिस्ट है ये पूरी लगा दिया हूं। यहां पर आर्टिकल 246 में है इसका जिक्र 7th शेड्यूल का। 246 के अंदर ये पूरी की पूरी यूनियन लिस्ट के सारे विषय रहे, कौन कौन से लिस्ट के अंदर विषय आते हैं, सारा कंटेंट हम आपको लगाकर दे रहे हैं। आप आसानी से इसका आनंद लीजिए और देख करके, मतलब मैंने आपको ये सारी जानकारी यहां पर दे दी है। ठीक है साहब, चलिए एजुकेशन सिस्टम बताए। अच्छा, एक और चीज मैं यहां पर ऐड कर देना चाहता हूं। अंग्रेजों के काल में क्या होता था? अंग्रेजों के काल में भी जब हमारे यहां पर 1935, देखिए भारत का जो संविधान है ना, कहते हैं 2/3 संविधान तो पूरा हमने 1935 से उठा के डाला हुआ है। तो 1935 के टाइम पर भी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ करता था, राज्य सूची का विषय हुआ करता था, और उस समय को ही हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किया था, लेकिन बाद में मामला गड़बड़ा गया। अच्छा, एक सवाल और बनता है, और वो क्या सवाल है कि विदेशों में क्या होता है, मतलब दुनिया भर में किस तरह से चीजें चलती हैं। तो मैं आपको अंदाजा देना चाहूंगा कि जो विदेश है ना, उनके अंदर जैसे कि अमेरिका है, वहां एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए जाते हैं।
कनाडा के अंदर भी क्या है कि वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना वही एजुकेशन डिस्कस करती है। जर्मनी के अंदर भी इसी प्रकार से एजुकेशन जो है वो स्टेट डिसाइड करते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर भी 2 नेशनल डिपार्टमेंट हैं जो कि मतलब चेक करते हैं। कुल मिलाकर दुनिया में मेजॉरिटी में स्टेट इस बात का डिसीजन लेता है। और अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज को फंड मिलने वाली जो प्रक्रिया है ना उसको तो ध्यान रखता है केंद्र, और स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं हैं या स्टेट लेवल की जो एजुकेशन है वो स्टेट के द्वारा ही मैनेज की जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अब अच्छे से समझ में आ गई हो। तो इस विषय पर आप अपने हिसाब से सारी जानकारी लिखिएगा। मैंने कंटेंट काफ़ी कुछ दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है साहब, कोई क्वेरी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संगीता लिख रही है सर फिर हर स्टेट अपनी अपनी मनमानी करने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में बेटा वो करिएगा ना आप, मतलब इस चीज को प्रॉपर तरीके से लिख करके तैयार करिए आंसर को, है ना। क्या क्या संभावनाएं हैं आप अपने स्तर पर लिखिएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए साथियों, एक योजना का जिक्र है, नाम है उसका स्मार्ट सिटी। हाल ही में सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि स्मार्ट सिटी के लिए भारत सरकार ने 1 साल की वैलिडिटी और बढ़ा दी है। यानी कि अब फंड का जो खर्चा है वो अगले 1 साल तक और किया जा सकता है, मार्च 2025 तक किया जा सकता है। विषय बनता है कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, इसमें क्या क्या काम होने थे, सरकार ने मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है, इसके क्या लाभ होंगे, सारी बातें आज के सेशन में की जानी है। तो स्मार्ट सिटी हेडलाइन यही बनती है कि स्मार्ट सिटी मिशन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025, यही सुर्खी है। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इस तरह का स्मार्ट सिटी मिशन 2025 जारी किया गया है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में कंप्लीट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है वो 10% के हिसाब से अभी कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं कि ऐसे काम जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में किए जा रहे थे उसमें 10% काम अटके हुए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है क्या? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर एडिक्वेट वाटर सप्लाई करनी होगी, अश्योर करना होगा इलेक्ट्रिक सप्लाई को, सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना होता है, एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना होता है, अफोर्डेबल हाउसिंग देनी होती है। तो इसके लिए किया क्या गया ना, जितनी भी प्रकार की अन्य योजनाएं थी उन सबको इसके साथ क्लब कर दिया गया। लगभग भारत के 100 शहर ऐसे हैं जिनको लगभग क्या कंप्लीट ही है, 100 शहर ऐसे हैं जिसको स्मार्ट सिटी के अंदर रखा गया है, जिसमें लगभग 48,000 करोड़ यानी पर सिटी प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट रखा गया था। स्मार्ट मोबिलिटी के नाम पर इस तरह का एक्सेस कि भाई किस तरह से मतलब एक्सेस को बहुत आसान बनाया जा सके, चलने फिरने को आसान बनाया जा सके, तमाम प्रकार की सुविधाएं स्मार्ट सिटी के अंदर विकसित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो एक तरह से भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 1 साल और बढ़ा दिया गया। स्मार्ट सिटी आया कब था? वर्ष 2015 में भारत सरकार के द्वारा पहली बार स्मार्ट सिटी अभियान लॉन्च किया गया था, 25 जून 2015 को। कितने देशों के लिए, कितने शहरों के लिए यूज किया गया था? 100 शहरों के लिए। क्या टारगेट था कि हमारे कुछ शहरों को ऐसा बनाना है जहां पर ये सारी फैसिलिटीज हो। क्या फैसिलिटीज हो? इसके अंदर प्रॉपर तरीके से स्मार्ट मोबिलिटी हो, स्मार्ट लिविंग हो, स्मार्ट गवर्नेंस हो, स्मार्ट एनवायरमेंट हो, स्मार्ट इकोसिस्टम हो, स्मार्ट पीपल हो। इसके अंदर गुड गवर्नेंस के अंदर क्या किया जाना था, कैसे कैसे करना था, ये सारी चीजें मतलब था। जैसे कि मान लीजिए कि अगर स्मार्ट गवर्नमेंट, इसके अंदर अगर ई गवर्नेंस की अगर बात की जा रही है तो सिटीजन एंगेजमेंट हो, सिटीजन सिटी आई हो, वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग हो, वेस्ट मैनेजमेंट होता हो, वाटर मैनेजमेंट होता हो, यानी शहर के अंदर जो शहर की सुविधाएं हैं वो पूरी होना चाहिए। अच्छा, देश की लगभग 27 से 30% आबादी ऐसी है जो अब शहर में निवास कर रही है, तो शहर के अंदर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से विकसित हो, इसी को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा 25 जून 2015 के दिन। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। स्मार्ट सॉल्यूशन उपलब्ध कराने के लिए यह सारा काम किया गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया था? रीडेवलपमेंट यानी सिटी का रिन्यूएबल, रेट्रोफिटिंग यानी सिटी का इंप्रूवमेंट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यानी कि कुछ चीजें ऐसी जो नई से विकसित की गई थी। जैसे गिफ्ट सिटी गांधीनगर को अगर आप देखें, जो कि गांधीनगर गुजरात में बनी है, इसको पूरी तरह से नया बनाया गया था। तो इस तरह की जो चीजें थी ना वो स्मार्ट सिटी अभियान के अंदर की गई थी। शुरुआत में 48,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 5 साल के लिए रखा गया था, 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति सरकार के हिसाब से, और इस काम को अब 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। बस यही इसका अपडेट है, इसी के अंदर ये सारी चीजें और बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है साहब,
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आ जाए और इसको पढ़ लेना। थोड़ी सी बस इन्फॉर्मेशन बहुत पुरानी है, ये 2015 से पढ़ते आ रहे हो, फिर से एक बार और पढ़ लेना। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।